हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग जो यूपीएससी में जब भी आप लोग एनवायरनमेंट पढ़ते होगे तो आपको इन गैसेस का नाम अक्सर देखने को मिलता होगा। तो आज हम इनके बेसिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले कुछ गैसेस, जैसे कि हम देखेंगे मीथेन गैस के बारे में, है ना, CH4 जिसको हम बोला जाता है, देन नेचुरल गैस, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस के अंदर भी ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है। देन शेल गैस हम देखेंगे सिंथेटिक गैस या सिन गैस, देन LPG, देन बायोगैस, देन कोल बेड मीथेन के बारे में हम देखेंगे, बायोमीथेन या बायो CNG क्या होता है ना। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मीथेन के ऊपर। तो हम इसको दो पार्ट में देख सकते हैं कि सबसे पहले तो व्हाट इज मीथेन, देन व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मीथेन। सबसे पहले हम मीथेन की बात करें तो मीथेन जो है इट इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। पूछेगा नहीं यूपीएससी, बट फिर भी आपको ये बहुत बेसिक है तो पता होना चाहिए। हाँ देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। जब हम आगे नेचुरल गैस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि नेचुरल गैस का जो मेजर कंपोनेंट है या जो मेजर प्रोपोर्शन है, बिकॉज नेचुरल गैस हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि नेचुरल गैस का मतलब कोई एक सिंगल गैस नहीं है, रादर इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जबकि मीथेन हम जब बोलते हैं तो मीथेन में हम एक सिंगल गैस की बात करते हैं, क्योंकि देखो अब दिया हुआ है इट इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ये नहीं दिया कि मीथेन इज अ मिक्सचर ऑफ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैसेस, ऐसा नहीं दिया है ना, बिकॉज मीथेन एक सिंगल गैस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखो मीथेन की बात करें तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है ना वो 20 ईयर्स है। अब अगर हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं तो मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी ग्रीन हाउस गैस है। तो अगर हम मीथेन और CO2 को कंपेयर करें ना तो मीथेन का लाइफ स्पैन CO2 से बहुत ही कम होता है, अराउंड 20 ईयर्स होता है। जबकि आप CO2 का देखोगे तो आई गेस 20 to 300 ईयर्स तक ये एटमॉस्फेयर में रहती है CO2। जबकि मीथेन जो है ये 20 ईयर्स तक इनका लाइफ स्पैन है, ये लोग 20 ईयर्स तक एग्जिस्ट करती है एनवायरमेंट में। बट अगर आप ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करो तो वो नेचुरल गैस का 80 टाइम्स ज्यादा होता है CO2 से। मतलब ग्लोबल वार्मिंग के पीछे जो कारण है उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है ना वो मीथेन का है, CO2 से भी ज्यादा। ऑल्दो वो एटमॉस्फेयर में रहती कम समय के लिए, पर जो हीट ट्रैप करने की कैपेसिटी होती है वो मीथेन की काफी ज्यादा होती है ना। इसलिए मीथेन एमिशन इज मोर ब्रूटल देन CO2 एमिशन देखा जाए तो। ऑल्दो दे आर फॉर शॉर्टर पीरियड, बट देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उनका बहुत ज्यादा होता है। अब हम देखते हैं जल्दी से सोर्स क्या है मीथेन के, कि मीथेन कहाँ से आ रही है एटमॉस्फेयर में। तो याद रखिएगा मीथेन जो है ना, हमारे दिमाग में आएगा कि मैन मेड रीजन से मीथेन रिलीज होने के सबसे पहले। तो हम अगर देखें ना सोर्स मीथेन का, तो सबसे ज्यादा जो मीथेन एमिट होती है तो वो वेटलैंड से हो रही है। ये आप लोग याद रखिएगा, है ना। वेटलैंड से सबसे ज्यादा मीथेन गैस एमिट हो रही है, अराउंड 28%, क्योंकि वेटलैंड इज द स्टोर हाउस ऑफ कार्बन, है ना, और मीथेन का। अब वेटलैंड में ऑलरेडी पानी बहुत होता है जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है, अंदर बैक्टीरियाज होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं तो मीथेन बनता है। और जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से मीथेन जो है वो वेटलैंड से रिलीज होता जा रहा है, तो वेटलैंड इज द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ मीथेन, है ना, सबसे ज्यादा एमिशन होता है। देन फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्शन, हम जो ऑयल और नेचुरल गैस वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उससे अराउंड 20% मीथेन निकलती है। देन लाइफ स्टॉक, यार मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात करें तो एग्रीकल्चर में भी लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है, एनिमल हस्बेंड्री, है ना, कैटल रियरिंग, फार्म रियरिंग, उसमें अराउंड मोर देन 15% एमिशन लाइफ स्टॉक से होता है ना। देन उसके बाद लैंडफिल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, देन नेचुरल जियोलॉजिकल सीड्स, राइस कल्टीवेशन। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रिलीज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड मीथेन, है ना। तो उसका आंसर राइस ही था। तो आप खुद देखो, राइस कल्टीवेशन से अराउंड 5% आपका मीथेन एमिट होता है। देन बर्निंग ऑफ प्लांट मैटर, देन टर्माइट्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स। तो ये हो गया, हमने मीथेन के बारे में देखा। समझ गए आप मीथेन क्या होता है। मीथेन इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, और मीथेन जो होता है वो नेचुरल गैस का मेन इंग्रेडिएंट होता है। अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं और हम इसमें नेचुरल गैस ही देखेंगे। अब देखो यार, नेचुरल गैस तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि नेचुरल गैस है क्या। तो देखो, इट इज ऑर्डरलेस गैसियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। समझ रहे हो, इट इज ऑर्डरलेस गैसियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से आपको ऐसे डरना नहीं है यार, बहुत बेसिक होता है। हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो भी कंपाउंड बनते हैं उनको हाइड्रोजन बोलते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो देखो, अब नेचुरल गैस जो होता है, ये जब हम लोग क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके साथ नेचुरल गैस भी मिलता है हमें, है ना, उसके साथ भी मिलता है और अलग से भी हमें नेचुरल गैस रिजर्व मिलते हैं। तो ये है क्या बेसिकली, नेचुरल गैस जो है ये हाइड्रोजन और कार्बन से बनी है ना, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं। और देखो, इट इज अ गैसियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब इसमें सिर्फ एक गैस नहीं है, जैसे मीथेन वाज अ वन टाइप ऑफ गैस। तो देखो, इसके अंदर नेचुरल गैस के अंदर मीथेन भी मिलेगी, प्रोपेन मिलेगी, देन आपको ब्यूटेन भी मिलेगी, पेंटेन भी मिलेगी और हेक्सेन भी मिलेगी। बट अगर मेजर इंग्रेडिएंट की बात करें तो प्रीडोमिनेंटली मीथेन इसमें सबसे ज्यादा होता है नेचुरल गैस में, ये याद रखिएगा, है ना। मोर देन 50% आपको मीथेन देखने को मिलेगा नेचुरल गैस में। इसलिए कई जगहों पे आपको मीथेन और नेचुरल गैस को इंटरचेंजेबली भी यूज किया हुआ दिखेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि यार यहाँ पे नेचुरल गैस दे दिया और यहाँ पे मीथेन दे दिया, है ना। अब देखो कहाँ मिलता है नेचुरल गैस, तो इट इज कॉमनली फाउंड डिजॉल्व्ड इन ऑयल। जो हम लोग क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं कई बार उसी में डिजॉल्व होती है नेचुरल गैस, या फिर उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो गैस कैप के फॉर्म में
ये मिलता है हमें ऑयल के ऊपर, ठीक है। अब देखो आपने ये न्यूज में टर्म सुना होगा, गैस बेस्ड इकोनॉमी, करंट अफेयर्स में रहता है। ये वैसे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए है नहीं, बट अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम इसका इंपॉर्टेंस यही पे समझ लेते हैं कि गैस बेस्ड इकोनॉमी है क्या बेसिकली, है ना। तो आप लोगों को पता होगा कि गैस बेस्ड इकोनॉमी की हम बात करें तो इसमें हम लोग जो बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी, जो कि अभी हम लोग कोल पे डिपेंडेंट है ना। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है या ट्रांसपोर्टेशन में आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी चाहिए है ना, आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है और दूसरे कई एप्लीकेशंस के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए सोर्स अभी क्या है हमारा, अभी तो हम क्रूड पे डिपेंडेंट है ना। इवन जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मैक्सिमम एनर्जी हमारा जो प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी वो कोल से हो रहा है। तो हम लोग गैस बेस्ड इकोनॉमी में हमारा मेन फोकस नेचुरल गैस पे ही है, क्योंकि नेचुरल गैस की अगर बात करें तो ऑल्दो इट इज पॉल्यूटेंट है ना, मतलब नेचुरल गैस से काफी सारे पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, ये कंप्लीटली क्लीन नहीं है। क्रूड मतलब क्रूड तो क्लीन है ही नहीं, क्रूड में तो और ज्यादा पॉल्यूटेंट्स निकलते, पर नेचुरल गैस में इन कंपैरिजन टू क्रूड ऑयल कम पॉल्यूशन होता है। और इसके अलावा हमें इसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल गैस इंडिया में ऑलरेडी अबंडेंट है ना। आप देखोगे कि असम में हाईएस्ट रिजर्व है नेचुरल गैस के, और वर्ल्ड हाईएस्ट कहाँ पे है तो यूएसए में, याद रखना। बट इंडिया में भी अच्छा खासा नेचुरल गैस रिजर्व है, जिसको हम लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है ठीक से। और यार अब देखो, अब आपको पता है कि जैसे ओपेक कंट्रीज है, उन्होंने क्रूड ऑयल के बेसिस पे अपने आप को डेवलप किया है ना। अब वो लोग पूरा एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं और एक समय बाद वो पूरा डिप्लीट हो जाएगा। पर वैसे ही इंडिया के पास अभी समय है नेचुरल गैस को यूटिलाइज करने का, हम क्यों नहीं यूज करें यार। हमारे पास 2070 तक का टाइम है कार्बन एमिशन को कम करने का। अभी हम कार्बन एमिशन पे ना फोकस करके अभी हम अपने डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें नेचुरल गैस को हार्नेस करना बहुत जरूरी है ना। इसलिए ये गैस बेस्ड इकोनॉमी वाला कंसेप्ट आया था। और इसके अलावा देखो, हम अगर नेचुरल गैस हमारे ऑलरेडी मिल रही है, हम इसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, या इसकी मदद से हम नेचुरल गैस की मदद से ही हम ट्रांसपोर्टेशन को रन करते हैं, तो हमारा जो क्रूड पे डिपेंडेंसी है, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, वो कम होगा। तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी रिड्यूस नहीं होगा है ना, वो भी हमारा बढ़ेगा फिर, और हम फिर इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं नेचुरल गैस को, है ना। तो ये हमने देखा। अब देखो इसमें कुछ चीज दी हुई है कि अगर नेचुरल गैस के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड का कंटेंट मिलेगा तो उसको सौर गैस बोल देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड अगर है, याद रखना सल्फर जब भी किसी चीज में मिलता है ना, जैसे अगर क्रूड ऑयल में सल्फर ज्यादा है तो वो सौर क्रूड कहलाता है, और सल्फर कंटेंट कम है तो वो स्वीट क्रूड कहलाता है। आपने बेंट क्रूड का नाम सुना होगा, जो यूके से जो नॉर्थ सी है वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, या वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यूएस का, तो वो सब स्वीट क्रूड है, मतलब उनमें सल्फर कंटेंट बहुत कम है। अब देखो नेचुरल गैस बनती कैसे, बहुत बेसिक है कि लेयर्स ऑफ मड, सैंड, रॉक, प्लांट एंड एनिमल मैटर कंटिन्यू टू बिल्ड अप अंटिल द प्रेशर एंड हीट टर्न देम इनटू ऑयल एंड नेचुरल गैस। देखा, ऑयल एंड नेचुरल गैस साथ में ही आपको ज्यादातर मिलेंगे, और ये इनका जो प्रोसेस होता है बनने का, वो अगेन वही जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका इंटेंस प्रेशर और हीट में वो उनका डिकम्पोजिशन होता है, और देन वो ऑयल एंड नेचुरल गैस के फॉर्म में बनते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट शेल गैस की तरफ। अब देखो ये आपको ये दिख रहा है, ये रॉक दिख रहा है, ये शेल रॉक है। बेसिकली शेल रॉक जो होता है ना, इट इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, और ये पोरस होता है ना, इसकी पोरोसिटी ज्यादा होती है और परमिएबिलिटी कम होती है। मतलब ये इसके अंदर पोरोसिटी मतलब क्या होता है, अगर आप इसका केमिकल कंपोजिशन देखोगे तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में अच्छा खासा आपको वॉइड देखने को मिलेगा, स्पेस देखने को मिलेगा, और इन वॉइड्स के अंदर ही आपका जो शेल गैस है या शेल ऑयल है वो ट्रैप्ड होता है ना, इन वॉइड्स के अंदर ही। और परमिएबिलिटी कम है, मतलब ये शेल रॉक जो है, इसमें से ये जो आपका शेल गैस है, शेल ऑयल है, ये पास ऑन होकर दूसरे कहीं और नहीं जा रहा है, मतलब परमिएबिलिटी कम है पर पोरोसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से शेल गैस को हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम शेल रॉक से शेल गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। तो व्हाट शेल गैस इज नेचुरल गैस ट्रैप्ड विद इन टाइनी पोर स्पेसेस इन शेल फॉर्मेशंस। शेल फॉर्मेशन मतलब वही शेल रॉक फॉर्मेशन, ये आपको नीचे वाला लेयर दिख रहा है, ये पूरा शेल रॉक फॉर्मेशन है। देन इट इज अ हाइड्रोकार्बन गैस मिक्सचर, इट कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन। देखो ये भी सेम नेचुरल गैस की तरह इसमें भी मीथेन सबसे ज्यादा होता है, और शेल गैस में अगेन इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना, एक गैस नहीं है शेल गैस कोई, ये याद रखना आप लोग। देन देखो इसमें बताया है इन्होंने कि कौन से प्रोसेस से आप, तो शेल गैस एक्सट्रैक्शन, इसमें आप क्या करते हो, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग का यूज करते हो एक्सट्रैक्ट करने के लिए। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग क्या है, ये शेल बेड है ना, यहाँ पे शेल रॉक्स का एक पूरा लेयर है नीचे अंडरग्राउंड, और यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्रैक्स डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि यार रॉक के अंदर ट्रैप्ड है ना गैस, तो रॉक में जब फ्रैक्चर क्रिएट होंगे या फिशर्स क्रिएट होंगे तब जाके नेचुरल गैस निकलेगी, और उस नेचुरल गैस को आप यूज कर पाओगे, सॉरी उस शेल गैस को आप यूज कर पाओगे। तो देखो क्या किया इन्होंने, ड्रिल किया एक वेल, देन उस वेल को कितना डीप गए वो, जहां तक उनको शेल रॉक का बेड नहीं मिल जाता। देन वहां पे उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने वाटर, सैंड और कुछ केमिकल्स डाले, जिसके वजह से इस शेल रॉक में फिजर्स डेवलप हुए ना, क्रैक डेवलप हुए, और इन क्रैक्स डेवलप होने की वजह से उसी वेल के पाइप के थ्रू शेल गैस है वो ऊपर खींच ली गई है ना, एक्सट्रैक्ट कर ली गई। तो ये हमने देख लिया शेल गैस क्या होती है, ये भी आप आई होप समझ गए होंगे। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोजन की तरफ।
है ना। अब देखो मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोजन जो होती है ये आपकी 3 प्रकार की होती है ना, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, और भी आपको पिंक हाइड्रोजन भी देखने को मिलेगी। तो हमारे लिए ये 3 ही मेन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखो ग्रे हाइड्रोजन क्या है, पहली चीज तो आप ये याद रखो कि ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन है ना, इनमें काफी सिमिलैरिटी है ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन में। क्यों है? क्योंकि बिकॉज अगर आप देखो ना तो ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन दोनों में स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस का यूज होता है। अब देखो आपको नाम से समझ में आ रहा है स्टीम और मीथेन, मतलब आप मीथेन गैस को स्टीम से रिएक्ट करवा रहे हो या नेचुरल गैस को स्टीम से रिएक्ट करवा रहे हो आप। तो देखो अगर आप डायग्राम देखोगे तो ग्रे हाइड्रोजन या आपने नेचुरल गैस ली, उसको आपने ये इंडस्ट्री के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर हाई टेम्परेचर स्टीम से रिएक्ट करवाया, जिसकी वजह से CO2 आपका पॉल्यूटेंट के फॉर्म में, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा और हाइड्रोजन भी बनेगी। तो हाइड्रोजन आपका मेन प्रोडक्ट यहां से निकलेगा, और इस हाइड्रोजन को आप ग्रे हाइड्रोजन बोल रहे हो बिकॉज इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ पॉल्यूटेंट भी निकल रहा है CO2, और उस CO2 को आप अंडरग्राउंड कहीं पे स्टोर नहीं कर रहे हो। देखो CO2 इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, तो यार पॉल्यूशन तो हो रहा है। तो अगर पॉल्यूशन हो रहा है, CO2 एमिट हो रहा है, तो हम इस हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन या ब्लू हाइड्रोजन क्यों बोलेंगे भाई? ग्रीन हाइड्रोजन तो जब होता है ना कि जब कोई पॉल्यूटेंट ही नहीं निकल रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन निकल रहा है, बस CO2 एमिट ही नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए ये ग्रे हाइड्रोजन है। अब देखो ब्लू हाइड्रोजन क्या है, सेम ही है, बस इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग CO2 को अंडरग्राउंड स्टोर कर ले रहे हैं, है ना। इसको हम एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ रहे, तो पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में नहीं जा रहा है। ऑल्दो CO2 इज रिलीजिंग, बट उसको हम ट्रैप कर ले रहे हैं अंडरग्राउंड, है ना। ये देखो CO2 इज ट्रैप्ड अंडरग्राउंड। प्रोसेस अगेन वही है, नेचुरल गैस को आप स्टीम से रिएक्ट करवा रहे हो और हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हो। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? अब देखो ग्रीन हाइड्रोजन याद रखना, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हैं, प्रोसेस का नाम है, और इसमें नो पॉल्यूटेंट इज प्रोड्यूस्ड। O2 इज नॉट अ पॉल्यूटेंट। आप लोग बोलेंगे इसमें भी तो O2 निकल रहा है, बट O2 पॉल्यूटेंट नहीं है, याद रखना है ना। CO2 देखो इसमें एमिट ही नहीं हो रहा है। तो देखो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो ना, अगेन वो इलेक्ट्रिसिटी कोल से नहीं आ रही है। अगर आप कोल से बनाई हुई इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करोगे, तो फिर जो हाइड्रोजन निकलेगी वो ग्रीन हाइड्रोजन रहेगी ही नहीं। इसलिए आपको याद रखना है, आपको अगर ग्रीन हाइड्रोजन बनानी है तो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है वो भी ग्रीन होना चाहिए। तो इसके लिए आप फॉर एग्जांपल हो सकता है सोलर एनर्जी का यूज करके आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई हो, है ना, उस इलेक्ट्रिसिटी को आपने वाटर के साथ अगेन रिएक्ट करवाया हो और हाइड्रोजन प्रोड्यूस की हो, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगी। और इसका बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपने आप में क्लीन गैस है ना, पॉल्यूटेंट नहीं है। तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हमने शेल गैस भी देख ली थी, हमने अब हमें चलना है सिंथेटिक गैस पे ना। तो याद रखना आप लोग, अभी हम लोगों ने शेल गैस देखी है और हाइड्रोजन देखी है। अब देखो सिंथेटिक गैस क्या होती है। सिंथेटिक गैस बेसिकली इसमें अगेन इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें सबसे ज्यादा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, अगेन 30 to 60%, 25 to 30% इसमें हाइड्रोजन होता है। तो मेन 2 इंग्रेडिएंट्स आपको कोई भी पूछे कौन कौन से होते हैं, तो CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये 2 मेन कंपोनेंट होते हैं सिन गैस के, और सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। देन इसमें कुछ अमाउंट ऑफ CO2 भी होता है, कितना, तो 5 to 15% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ठीक है, तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं बेसिक्स। उसके अंदर फिर कुछ वाटर वेपर भी होंगी, देन सर्टेन अमाउंट ऑफ सल्फर, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। ये इतना आपको याद नहीं रखना है, आपको बस ये 3-4 गैसेस याद करनी है ना। मीथेन भी होती है। अब मीथेन का कंसेंट्रेशन बहुत कम है यार, 0 to 5%, है ना। तो अगर आपको ये डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखना हो तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे ज्यादा इसमें जो होगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड, देन इसमें होगी हाइड्रोजन, देन इसमें होगी इसका क्या होगी CO2, देन इसमें होगा CH4, है ना, मीथेन। अब देखो बेसिक्स ऑफ सिनगैस में, व्हाट इज सिनगैस? तो सिनगैस इज अनदर टर्म फॉर सिंथेसिस गैस। अ मिक्सचर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, जो हमने देख लिया। देन हाउ इट इज मेड? अब सिनगैस इज प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय कोल गैसिफिकेशन, वेयर इन ऑक्सीजन एंड स्टीम रिएक्ट विद कोल लीडिंग टू अ केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस सिनगैस। अब देखो कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, इसमें बोल रहा है कि प्राइमरीली, देखो प्राइमरीली बोल रहा है, इट इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ सिनगैस। प्राइमरीली आप कोल गैसिफिकेशन के थ्रू बनाते हो। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कोल गैसिफिकेशन का प्रोसेस क्या है। तो देखो ये डायग्राम दिख रहा है, तो इसमें क्या किया, बेसिकली आपने नाम से समझ में आ रहा है कोल गैसिफिकेशन, मतलब कोल को आप गैस से रिएक्ट करवा रहे हो। तो देखो ये आपने कोल लिया, देन आपने गैस के लिए कंबशन करना है तो ऑक्सीजन लिया, देन यहाँ पे आपने वाटर लिया। अब इन तीनों को आपने एक चैम्बर के अंदर अंडर सर्टेन एक्सट्रीम कंडीशन, है ना, जिसकी प्रेशर इतना होना चाहिए, टेम्परेचर इतना होना चाहिए, इतना आपको, ये देखो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पर हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में कोल गैसिफिकेशन है क्या, क्योंकि ये हर साल यूज में रहता है यार, मतलब हर साल आपको मैगजीन में देखने को मिलेगा, है ना। अब देखो इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये देखो आपका इधर से आपका सिन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, CO प्लस H2, वही कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 होता है, और बाय प्रोडक्ट में आपका हाइड्रोजन सल्फाइड CO2 स्लैग रिलीज होता है। देन आप क्लीन करते हो सिन गैस को, क्लीन करते हो तो आप उसमें से ये जो इसके जो बाय प्रोडक्ट है ये सल्फाइड वगैरह, इसको आप हटा देते हो, तो आपका क्लीनिंग ऑफ सिन गैस कहलाता है ये। तो सिन गैस भी आई होप आप समझ गए होंगे कि कोल गैसिफिकेशन के थ्रू बनती है प्राइमरीली। अगर हम इसके और भी तरीके देखें,
तो देखो एक तरीका प्लाज्मा गैसिफिकेशन भी होता है सिनगैस बनाने का। ये तो अभी हमने देखा कोल गैसिफिकेशन, एक होता है प्लाज्मा गैसिफिकेशन, जिसमें हम लोग जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है या एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उससे आप सिनगैस को जनरेट कर रहे हो। याद रखना, अभी आप अपन आगे पढ़ेंगे बायोगैस, तो बायोगैस भी आप बायोमास से ही जनरेट कर रहे हो, सिनगैस को भी आप बायोमास से जनरेट कर सकते हो, बट बोथ यूजेस डिफरेंट प्रोसेस इन देयर फॉर्मेशन, है ना। इसमें याद रखना हम लोग प्लाज्मा गैसिफिकेशन की बात कर रहे हैं। आगे जाके जब बायोगैस पढ़ेंगे तो उसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब बिना ऑक्सीजन के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोज करते हैं ना, एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है उसमें। अब चलो आगे चलते हैं हम लोग, फिर आप लोगों को समझेगा। हम पहले बायोगैस भी आते हैं और हम एलपीजी बाद में देखेंगे ना। अब देखो ये बायोगैस, तो देखो एक कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ है, तो पंजाब संगरूर में है, याद रखिएगा। और बायोगैस की बात करें तो बायोगैस होता क्या है, तो बायोगैस इज कंपोज मोस्टली ऑफ मीथेन। यार मीथेन आप देखना मेजरली हर गैस का मेजर इंग्रेडिएंट मीथेन ही है, चाहे नेचुरल गैस का हमने देखा था, है ना, और कौन सी हमने शेल गैस का भी देखा था, शेल गैस में भी मीथेन सबसे ज्यादा होता है। वैसे बायोगैस में अगेन मीथेन सबसे ज्यादा होता है और इसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये दो मेन इंग्रेडिएंट हो गए, है ना, बायोगैस के, याद रखना। इट इज रिन्यूएबल गैस। अब आप लोगों को रिन्यूएबल का मतलब पता है क्या होता है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। देखो रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसका सोर्स जो है ना वो विथ टाइम डिप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब वो हमेशा रहने वाला है। जैसे अगर आप क्रूड ऑयल यूज करोगे तो क्रूड ऑयल आपको पता है कि उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। एक बार आपने यूज कर लिया तो ऐसा नहीं है कि आप ओवर द नाइट आप उसको वापस से रिन्यू कर पाओगे। क्रूड ऑयल खत्म हो गया तो फिर उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स तक आपको वेट करना पड़ेगा और आप पता ही नहीं है आपको कि तब आप रहोगे भी कि नहीं। पर अगर रिन्यूएबल गैस है तो आप इसको कुछ दिनों में आप वापस से इसको बना सकते हो, है ना, एग्जिस्टिंग वेस्ट का यूज करके। अब हम देखते हैं बायोगैस क्या है, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, है ना, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, CO2 एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अदर गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय एनाएरोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो मैं बोल रहा था ना, एनाएरोबिक मतलब होता है कि बिना ऑक्सीजन की मदद से, तो जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं कुछ, है ना, वो लोग ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते हैं इन एन ऑक्सीजन फ्री एनवायरमेंट, और उससे जो गैस रिलीज होता है दैट इज बायोगैस, है ना। ये आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि डंग वाटर वगैरह यूज किया है, देन यहाँ से आप देख रहे हो ये गैस रिलीज हो रहा है, गैस बन के यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो ये आपका बायोगैस है ना। आप इतना डिटेल में हमें नहीं जानना है ये पूरा डायग्राम में, बस एक मैंने रफ आइडिया के लिए दे दिया। अब देखो बायोगैस इज अ नेचुरली ऑकरिंग एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बायोगैस इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड, ये देखिए, बायोगैस इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद नेचुरल गैस विच इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आप नेचुरल गैस देखोगे यार तो वो भी तो फॉसिल फ्यूल ही है। अब नेचुरल गैस भी तो ओवर द नाइट आप बना नहीं सकते ना, नेचुरल गैस आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, राइट, है ना, नेचुरल गैस रिजर्व है, उससे आप नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, और एक बार अपने इंडिया ने ना उसको पूरा यूटिलाइज कर लिया तो अब वो फिर चला जाएगी, नेचुरल गैस खत्म हो जाएगी ना, तो इट इज नॉन रिन्यूएबल। अब हम चलते हैं, ये हमारा बायो एलपीजी एक बार हम देख लेते हैं। तो देखो आप लोगों ने ये स्कीम का नाम सुना होगा, पीएम उज्ज्वला योजना, है ना। देखो उज्ज्वला 2.0 की हुई शुरुआत, योजना के तहत 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे जाएंगे, फ्री एलपीजी कनेक्शन के साथ भरा हुआ सिलेंडर फ्री में ही मिलेगा। क्या बात है। तो देखो ये आप लोगों को पता है ना। अब ये वही है, एलपीजी होता क्या है, तो देखो एलपीजी इज अगेन मिक्सचर ऑफ गैसेस, और एलपीजी इज इधर 100% प्रोपेन या फिर 60% प्रोपेन 40% ब्यूटेन, या फिर 35% प्रोपेन 65% ब्यूटेन। मतलब बेसिकली इसमें जो एलपीजी जो है ना, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का खेल चल रहा है ना, इसमें मीथेन मेन इंग्रेडिएंट नहीं है। सीएनजी आप इवन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो हम यूज करते हैं व्हीकल वगैरह में, और इसमें अगर आप देखोगे तो मेजर कंपोनेंट मीथेन होता है। हमने ऊपर भी देखा था कि नेचुरल गैस जो होता है उसमें मीथेन सबसे ज्यादा होता है, और मीथेन में आपको पता है कि एक कार्बन आइटम होता है CH4, जबकि आप प्रोपेन देखोगे इसमें 3 कार्बन आइटम्स हैं, ब्यूटेन में 4 कार्बन आइटम्स हैं। तो अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन किसमें ज्यादा होगा, एलपीजी में होगा या सीएनजी में होगा, बताओ आप लोग। बिल्कुल सही, ज्यादा एमिशन एलपीजी में होगा, क्योंकि एलपीजी में हम लोग प्रोपेन और ब्यूटेन का यूज कर रहे हैं ना, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है एलपीजी के अंदर, और उनके अंदर कार्बन आइटम ज्यादा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगा उनको बर्न करने पे। वही कंपैरिजन टू देम अगर हम सीएनजी का यूज करते हैं उसमें मीथेन है, एक ही कार्बन आइटम है, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा, है ना। अब इसमें देखो दिया हुआ है कि एलपीजी का ये 3 वेरिएशन में आता है एलपीजी डिपेंडिंग अपॉन दी कंट्री। अब आप लोग देख लेना इंडिया में क्या रहता है, वैसे इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, आप बस याद समझ में आना चाहिए कि एलपीजी में होता क्या है, प्रोपेन और ब्यूटेन, इतना याद रखना आप लोग। और ये ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है बर्न होने पे इन कंपैरिजन टू सीएनजी। फिर देखो इसमें एडवांटेजेस क्या होते हैं एलपीजी के, क्यों हम लोग एलपीजी का यूज कर रहे हैं, तो इट डज नॉट कंटेन सल्फर, है ना। देन हायर हीटिंग वैल्यू, इजी टू ट्रांसपोर्ट, इसलिए हम लोग एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह को सब्सिडी पे दे रही है गवर्नमेंट, है ना। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, बायोगैस हमने देख ही लिया, अब हम चलते हैं बायोमीथेन या बायो सीएनजी पे। देखिए बायोमीथेन इज अ प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ बायोगैस that has been upgraded to remove impurities and increase its methane content to 90% और more। देखो हम लोगों ने ऊपर बायोगैस पढ़ा था, अब बायोगैस में हमने देखा था कि मेजरली इसके अंदर मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और कुछ अमाउंट ऑफ
दूसरी गैसेस भी होती है बायोगैस में ना, पर मेन इसमें मीथेन होता है और CO2 होता है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे इस बायोगैस में मीथेन का कंसेंट्रेशन बढ़ाना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाए रिलेटिवली और मीथेन का बढ़ जाए, तो मैं इसको मीथेन अपग्रेडिंग करूंगा बायोगैस की। तो जैसे ही मैं बायोगैस की मीथेन अपग्रेडिंग करूंगा तो ये बायोमीथेन कहलाने लगेगा, या बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि बायोगैस भी एक तरीके का नेचुरल गैस ही है, मतलब है ना, अगर देखा जाए। मतलब डायरेक्टली आप नहीं बोलोगे बायोगैस को कि यार ये नेचुरल गैस है, क्योंकि नेचुरल गैस हमने देखा इट इज नॉन रिन्यूएबल, और जो आपका बायोगैस होता है वो रिन्यूएबल होता है ना। अब देखो बायोमीथेन और बायो सीएनजी की हम बात करें, दोनों एक ही टर्म होते हैं, तो ये हमने देख लिया इसका मीथेन कंटेंट आप बढ़ा के 90% तक लेके जा रहे हो यार, है ना। मीथेन अपग्रेडिंग बोला जाता है इस प्रोसेस को, मीथेन अपग्रेडिंग। अब अगेन याद रखना, हमारे अब मीथेन अपग्रेडिंग आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार सर ये करते कैसे होंगे, मतलब है ना, या भाई ये करते कैसे होंगे। तो बायोमीथेन अगर आपको बनाना है बायोगैस से, तो आप इसमें 3 तरीके के प्रोसेस को यूज कर सकते हो, जिसमें से एक प्रोसेस होता है प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन, एक प्रोसेस हो गया आपका मेम्ब्रेन सेपरेशन, एक प्रोसेस हो गया आपका क्रायोजेनिक सेपरेशन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि कुछ मेथड होते हैं, इनकी मदद से आप बायोमीथेन बनाते हो। कैसे बनाते हो, बायोगैस का जो मीथेन कंटेंट है वो कम होता है ना, मतलब 90% तक उसको आप लेके आ गए अगर, तो वो आपका मीथेन अपग्रेडिंग कहलाएगा, और जो आपकी गैस बनेगी वो बायोमीथेन कहलाएगी या बायो सीएनजी कहलाएगी, क्योंकि सीएनजी हमें पता है सीएनजी में मेजर कंपोनेंट मीथेन ही होता है। तो देखो इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे भी, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि दोनों अलग होते हैं, नहीं भाई दोनों सेम होते हैं। देन बायोमीथेन कैन बी इंजेक्टेड इनटू नेचुरल गैस पाइपलाइन and used as a direct substitute for natural gas in a wide range of application। जो हमारा नेचुरल गैस का पाइपलाइन है उसमें आप बायोमीथेन को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि नेचुरल गैस तो है तो मीथेन ही ना उसमें, तो आप बायोमीथेन का यहाँ पे यूज कर लो, है ना। अब उसकी मदद से आप ट्रांसपोर्टेशन, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज कर पाओगे। अब देखो एक और गैस होती है कंप्रेस्ड बायोगैस, ये तो हमने देखी ये वाली स्लाइड में कि बायोगैस क्या होती है। अब कंप्रेस्ड बायोगैस क्या होती है, नाम से समझ में आ रहा है कि कंप्रेस्ड बायोगैस इज रॉ बायोगैस दैट हैज बीन कंप्रेस्ड in high pressure, ये compressed to high pressure, it has lower methane content than bio CNG, used for lower energy application like cooking, heating। अब देखो बायोगैस की आप बात करोगे ना, तो बायोगैस में आपका मीथेन कंटेंट अच्छा खासा है, मतलब इन कंपैरिजन टू कंप्रेस्ड बायोगैस, है ना, क्योंकि कंप्रेस्ड बायोगैस में आप लोग रॉ बायोगैस का यूज कर रहे हो, है ना, तो इसमें कंपैरेटिवली CH4 या मीथेन का कंटेंट कम है, तो ये आपकी होगी कंप्रेस्ड बायोगैस। अब अपन लोग लास्ट गैस पे चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कोल बेडेड मीथेन। अब देखो कोल बेडेड मीथेन हम लोगों ने शेल गैस पढ़ा था, इसका नाम क्यों शेल गैस क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज ये जो शेल रॉक्स होते हैं उनमें ट्रैप्ड होती है और उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वैसे ही ये क्या बोल रहा है, कोल बेडेड मीथेन, मतलब कोल बेड के अंदर एम्बेडेड मीथेन। मतलब आप ये देखो ये कोल स्टीम है या कोल बेड है, ये जो नीचे आपको डार्क कलर में दिख रहा है ना, ये इसके अंदर आपकी कोल बेडेड मीथेन है, मतलब इसके अंदर आपकी कुछ मीथेन ट्रैप्ड होगी, उसी को हम लोग कोल बेडेड मीथेन बोल रहे हैं। अब उस मीथेन को एक्सट्रैक्ट करना है तो आपने अगेन ड्रिल किया, ड्रिल की मदद से आपने इसमें पानी का यूज किया, वाटर डिस्चार्ज, है ना। इसमें आप क्या कर रहे हो, फाउंड इन कोल डिपॉजिट्स ऑन और कोल सीम्स, है ना, यहाँ पे कोल डिपॉजिट में मिलती है, फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोलिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट मटेरियल इनटू कोल। अब देखो ये अगेन कोल बेडेड मीथेन भी आप बना नहीं रहे हो, है ना, इसको आप बायोगैस तो आप खुद जनरेट कर ले रहे हो, पर कोल बेडेड मीथेन आप बना नहीं रहे हो। मीथेन जो ऑलरेडी बन रही है ना कोल के साथ, क्योंकि कोल प्रोड्यूस हुआ है तो साथ में मीथेन भी प्रोड्यूस हुई होगी, है ना, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो उस मीथेन को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसमें आप वाटर डिस्चार्ज, मतलब उसमें आप पानी डालते हो, एक तरफ से ड्रिल किया, पानी डाला, जैसे आप पानी डालते हो तो वो जो मीथेन गैस होती है वो ऊपर आती है और उसको आप यहाँ से इस पाइप के थ्रू आप उसको स्टोर कर लेते हो, ना, पंप आउट कर रहे हो आप बेसिकली गैस को। अब देखो कोल बेड मीथेन का एप्लीकेशन अगर हम देखें तो इट इज यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट एंड मिथेनॉल। तो कोल बेड मीथेन इसलिए तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसको यूज कर ले रहे हैं ना, स्टील प्लांट्स में आप यूज कर सकते हो। देन एज अ फीड स्टॉक फॉर फर्टिलाइजर बनाना है, उसके लिए अगेन मीथेन चाहिए आपको, क्योंकि मीथेन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है उसमें, तो आपको फर्टिलाइजर्स के लिए चाहिए मीथेन। देन जनरेशन ऑफ पावर इन एन एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्स। अब देखो आपने देखा होगा गैस बेस्ड टर्बाइंस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, टर्बाइंस को रोटेट किया जाता है या तो वाटर के स्टीम से या फिर पानी से डायरेक्ट, जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स देखते हैं ना, जो पानी की मदद से टर्बाइन को घुमाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, वहीं पे सेटअप किया जाता है। देन टर्बाइन घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वैसे ही अगर उस टर्बाइन को आप गैस से रोटेट करोगे, और गैस में भी कोल बेडेड मीथेन से आप उस टर्बाइन को रोटेट करोगे तो भी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है ना, तो वो भी आप एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। तो गाइज ये हम लोगों ने वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस कवर कर ली। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करें। बाय बाय।